नमस्कार। फॉर्म्स ऑफ प्रोज में आपका अगला टॉपिक है द पीरियोडिकल एसे। आज इसको पढ़ते हैं। लीडिंग पीरियोडिकल्स यानी जो मुख्य पीरियोडिकल होते हैं पत्र पत्रिकाएं। तो पीरियोडिकल एसे का मतलब होता है पत्रिकाओं में छपने वाले निबंध। तो जो मुख्य पीरियोडिकल्स थे उनके बारे में ज़रा पढ़ते हैं। द न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ को कहा जाता है। तो उस युग में न्यू क्लासिकल एज में इन इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य के वॉज द एज ऑफ पीरियोडिकल्स। तो ये जो फर्स्ट हाफ था 18th सेंचुरी का जिसको न्यू क्लासिकल एज कहते हैं, उसको एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहते हैं। तो वो युग था पीरियोडिकल्स का यानी पत्र पत्रिकाओं का एंड न्यूज़पेपर और समाचार पत्रों का। आफ्टर द लिफ्टिंग ऑफ बैन, लिफ्ट मतलब उठाना, बैन मीन्स प्रतिबंध, यानी प्रतिबंध उठने के बाद ऑन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग पर यानी छपाई के कार्य पर, रीप्रिंटिंग पुनः छपाई जो होती है किताबों की, जैसे कोई किताब एक बार प्रिंट होती है फिर उसका रीप्रिंट निकलता है, तो इन सब प्रिंटिंग पर और रीप्रिंटिंग पर बैन लगा हुआ था जो कि उठा लिया गया। एंड इम्पोर्ट ऑफ बुक्स, इम्पोर्ट मतलब कि आयात, खरीदारी करना बाहर से, ऑफ बुक्स किताबों की, इन 1695 1695 में ये बैन उठा लिया गया, प्रतिबंध हटा लिया गया। देयर वॉज अ मशरूम ग्रोथ, तो वहाँ पर एक मशरूम ग्रोथ यानी कुकुरमुत्तों की तरह एक बाढ़ आ गई ऑफ पीरियोडिकल्स, समाचार पत्रों की, एंड न्यूज़पेपर्स यानी पत्रिकाओं की और समाचार पत्रों की, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के प्रथम अर्धभाग में। देयर वर यानी वहाँ पर थे, उस वक्त इंग्लैंड में छप रहे थे, मोर देन 600 पीरियोडिकल्स, 600 से ज़्यादा समाचार पत्र यानी पत्रिकाएं, एंड न्यूज़पेपर्स और समाचार पत्र। तो पीरियोडिकल्स पत्रिकाएं हुई और न्यूज़पेपर समाचार पत्र इन दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान। द लीडिंग पीरियोडिकल्स, जो मुख्य पत्रिकाएं थीं ऑफ दिस पीरियड, इस समय की, वो थीं द टैटलर, द स्पेक्टेटर, द रैम्बलर, द आइडलर एंड द एडवेंचरर। तो जो लीडिंग पीरियोडिकल्स थे यानी कि मुख्य पत्रिकाएं थीं इस पीरियड की, ऑफ दिस पीरियड, इस अवधि की, वर द टैटलर, ये नाम हैं इन पीरियोडिकल्स के, इन पत्रिकाओं के नाम हैं। तो एक पत्रिका है द टैटलर, दूसरी पत्रिका है द स्पेक्टेटर, तीसरी द रैम्बलर, और ये द आइडलर, और फिर ये है द एडवेंचरर। ये उन पत्रिकाओं के, मैगजीन्स के नाम हैं पीरियोडिकल्स के, जिनमें के निबंध छपते थे, एसेज पब्लिश होते थे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आप नोट कर लीजिए, ये मैंने आपके लिए नोट किया है, वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा ये, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है कि ये जो पीरियोडिकल्स थे इनमें से कौन सा पीरियोडिकल किसने पब्लिश किया। तो द टैटलर जो पीरियोडिकल है ये पब्लिश किया रिचर्ड स्टील ने। इसका एक ऐसे है रिकलेक्शंस ऑफ चाइल्डहुड, वो आपके सिलेबस में भी आगे चल के आएगा, अभी तो नहीं है, मैंने उसको पढ़ा है, वो पहले था आपके सिलेबस में। तो ये आपको याद करना है, द टैटलर, इसको पब्लिश किया था रिचर्ड स्टील ने। फिर द स्पेक्टेटर है, इसको पब्लिश किया है जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील, दोनों ने मिलकर, ये दोनों दोस्त थे, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील। तो ये जो स्पेक्टेटर है ये कवर्ली पेपर्स नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति है सर रोजर डी कवर्ली, वो मुख्य पात्र की रूप में आया है, यानी उसके बारे में बहुत लिखा गया है इन एसेज में, जो कि द स्पेक्टेटर में पब्लिश हुए थे। तो आप किससे ये भी पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि किस जर्नल में या किस पीरियोडिकल में छपे हुए एसेज को कवर्ली पेपर्स के नाम से जाना जाता है। तो स्पेक्टेटर के जो एसेज हैं उनको कवर्ली पेपर्स के नाम से जाना जाता है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील के जो निबंध हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि द स्पेक्टेटर में जो एसेज पब्लिश हुए थे, जो निबंध प्रकाशित हुए थे, उनको कलेक्टिवली
कवर्ली पेपर्स नाम से जाना जाता है। और कवर्ली पेपर्स नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि उनका मुख्य पात्र है सर रॉजर डी कवर्ली। आगे है द रैम्बलर, इसको पब्लिश किया था सैमुअल जॉनसन ने। द आइडलर, इसको भी सैमुअल जॉनसन ने पब्लिश किया था। और ये है द एडवेंचरर, तो इसको मेनली पब्लिश किया था जॉन हॉक्सवर्थ ने। इसमें कंट्रीब्यूशन सैमुअल जॉनसन ने भी दिए थे, यानी सैमुअल जॉनसन ने अपने एसेज इसमें पब्लिश होने के लिए दिए थे, लेकिन मेनली इसका जो पब्लिशर था वो था जॉन हॉक्सवर्थ। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें द स्पेक्टेटर है, जो आपको ज़रूर याद रखना है, जिसमें छपे हुए एसेज को कवर्ली पेपर्स के नाम से जाना जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, इन दोनों को तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस पीरियड, ये अवधि, इन हिस्ट्री, इतिहास में, विटनेस्ड, यानी इसमें हुआ, इसने देखा, द राइज, यानी कि उठना, आगे बढ़ना, एंड डेवलपमेंट और विकास ऑफ द पीरियोडिकल एस्से, यानी इस पीरियोडिकल एस्से का जन्म और विकास इसी शताब्दी ने, इसी अवधि ने देखा, इसी अवधि में हुआ। द एसेज, निबंध, विच एपियर्ड, जो कि छपे, इन दीज पीरियोडिकल्स, इन पत्रिकाओं में, वर नोन, जाने गए, एज द पीरियोडिकल एसेज, वो पत्रिकाओं में छपने वाले निबंध के नाम से या पीरियोडिकल एसेज के नाम से जाने गए। द पीरियोडिकल्स, ये जो पत्रिकाएं हैं, एपियर्ड, छपते थे, एट स्टेटेड इंटरवल्स, मतलब कि कुछ समय के बाद। स्टेटेड इंटरवल्स यानी कुछ समय की अवधि के बाद, जैसे कोई 2 दिन बाद निकलता था, कोई 3 दिन बाद निकलता था, कोई 1 हफ्ते में एक बार निकलता था, है ना, कोई 15 दिन में एक बार निकलता था, कोई महीने में एक बार निकलता था। तो इस तरीके के जो पत्रिकाएं होती हैं उनको पीरियोडिकल्स बोला जाता है, क्योंकि वो एक पीरियड के बाद निकलते हैं। द टैटलर अपीयर्ड 3 times a week, तो जो टैटलर है एक सप्ताह में 3 बार निकलता था। एंड वॉज प्रिंटेड ऑन अ सिंगल फोलियो शीट, और वो प्रकाशित होता था, मतलब छपता था, प्रिंटेड छपता था, ऑन अ सिंगल फोलियो शीट का मतलब एक जिल्द वाली शीट होती थी, कागज़ होता था, मतलब एक ही पन्ना होता था इसमें जब वो छपता था, पर वो मोटा जिल्द वाला पन्ना होता था, कागज़ होता था, तो इस तरीके से छपता था। द स्पेक्टेटर, और ये जो दूसरा पीरियोडिकल है स्पेक्टेटर, वॉज ऑल्सो प्रिंटेड ऑन अ सिंगल फोलियो, वो भी एक अकेले पन्ने पर या अकेली जिल्द पर छपता था, प्रिंट होता था, सिंगल फोलियो शीट। बट इट अपीयर डेली, लेकिन ये रोजाना प्रकाशित होता था। द आइडलर वॉज वीकली, तो ये जो पीरियोडिकल है आइडलर, वो वीकली यानी कि सप्ताह में एक बार निकलता था। वेयर एज, जबकि द रैम्बलर वॉज पब्लिश ट्वाइस अ वीक, तो रैम्बलर सप्ताह में 2 बार निकलता था। नेचर एंड थीम ऑफ द पीरियोडिकल एस्से, तो क्या प्रकृति थी, क्या थीम थी, यानी विषय वस्तु क्या थी पीरियोडिकल एस्से की। द पीरियोडिकल राइटर्स, जो पीरियोडिकल लेखक थे, लाइक एडिसन एंड स्टील, जैसे कि एडिसन और स्टील, वर इंटरेस्टेड, वो रुचि रखते थे, इन पीपल, लोगों में, एंड देयर फॉल्ट्स, और उनकी कमियों में, फॉलीज, मूर्खताओं में, यानी लोग जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मूर्खताएं करते हैं, एंड फॉयबल्स, ये भी दुर्गुण होते हैं, लोगों की कमियां होती हैं। तो आम लोगों में कुछ कमियां होती हैं, कुछ दुर्गुण होते हैं, कुछ मूर्खताएं वो करते हैं, तो इन सब में ये रुचि लेते थे लेखक। विच दे फाउंड इंटरेस्टिंग, विच, जिनको के, दे यानी कि एडिसन और स्टील, वो फाउंड पाते थे, इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक, एंड एनोइंग, एनोय मीन्स गुस्सा दिलाने वाला, तो जो गुस्सा दिलाने वाली क्रोधपूर्ण होती थी चीज़ें, वो उनको उनमें इंटरेस्ट लेते थे, ये उनके बारे में लिखते थे। दे वर नॉट टॉपिक्स
विच वर अर्थ शेकिंग, दे वर नॉट टॉपिक्स, यानी ये ऐसे टॉपिक नहीं थे, ऐसे शीर्षक नहीं थे जो कि अर्थ शेकिंग हों, जो कि धरती हिलाने वाले हों, यानी बहुत महत्वपूर्ण हों, बट लेकिन दे कंसर्न, वो संबंधित थे अ ग्रेट मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों से, इन एवरी एज, हर युग के। तो हर युग के लोगों में कुछ कमियां होती हैं, कुछ दुर्गुण होते हैं, जिनसे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, यानी धरती हिल नहीं जाती उन कमियों से, लेकिन वो समाज को प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं दुर्गुणों के बारे में, इन्हीं कमियों के बारे में, मूर्खताओं के बारे में, यानी आम लोग जैसे होते हैं उनके बारे में ये लिखते थे। एडिसन रोट, एडिसन लिखता था, उसने लिखा है दैट के द पर्पस, उद्देश्य ऑफ हिज पीरियडिकल, उसके समाचार पत्र, जो उसकी पत्रिका है द स्पेक्टेटर, उसका उद्देश्य क्या है, वॉज, था, टू रेप्रीहेंड, रेप्रीहेंड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, दोज वाइसेस, उन दुर्गुणों के लिए लोगों को फटकारना, विच आर टू ट्रिवियल, जो कि इतने ज़्यादा ट्रिवियल यानी कि तुच्छ हैं, फॉर द चेस्टाइजमेंट ऑफ द लॉ, चेस्टाइजमेंट होता है पनिशमेंट, ऑफ द लॉ, कानून के, यानी लोगों में जो दुर्गुण होते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, मान लीजिए चोरी करता है, डकैती डालता है, तो उसको तो कानून चेस्टाइजमेंट मतलब कि पनिशमेंट देगा, दंड देगा, लेकिन छोटे मोटे जो दुर्गुण हैं, जैसे आपने किसी की बुराई की, किसी को क्रिटिसाइज़ किया, या फिर आप में कोई कमी है ऐसी, तो उसके लिए लॉ, कानून तो दंड नहीं देता, उसके लिए क्या है, आपके मजाक बनाया जाएगा, आपकी उस बुराई को दिखाया जाएगा। तो ये काम कौन करेगा, द स्पेक्टेटर, वैसे भी स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, यानी देखने वाला। तो उसके इस पीरियडिकल का उद्देश्य ही है, क्या उद्देश्य है, रेप्रीहेंड, डांटना, दोज वाइसेस, उन बुराइयों के लिए, विच आर टू ट्रिवियल, जो कि बहुत ज़्यादा तुच्छ हैं, फॉर द चेस्टाइजमेंट ऑफ द लॉ, कानून के द्वारा दंडित किए जाने के लिए, एंड टू फैंटास्टिकल, और वो इतनी ज़्यादा फैंटास्टिकल हैं, यानी कि काल्पनिक हैं, यानी कि कमतर हैं, फॉर द कॉग्निजेंस ऑफ द पल्पिट, कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना, कि उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा, ऑफ द पल्पिट, पल्पिट मतलब कि चर्च के द्वारा, यानी वहाँ प्रीस्ट की, चर्च के फादर की, उनकी भी ज़रूरत नहीं है। तो जिन कुछ बुराइयाँ तो जो धार्मिक लोग होते हैं, चर्च के पादरी होते हैं, फादर होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो लोग बुराइयों के लिए दंड देते हैं लोगों को, उन पर जुर्माना लगाते हैं और धर्म के आधार पर उनको दंडित करते हैं, और कुछ लोगों के अपराधों के लिए कानून दंडित करता है, लेकिन कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जिनके लिए ना तो कानून दंडित करता है और ना ही धार्मिक लोग, चर्च के पादरी या पुजारी उनको दंडित करते हैं। तो ऐसी बुराइयों के लिए कौन दंडित करेगा, कौन डांट लगाएगा, वो है द स्पेक्टेटर, यानी कि एडिसन और स्टील मिलकर उन लोगों का मजाक बनाएंगे, उनको बताएंगे कि आपके अंदर ये कमियां हैं। तो ये उद्देश्य था, यानी समाज को सुधारना। द थीम ऑफ द पीरियडिकल एसे, जो थीम है यानी कि जो विषय वस्तु है ऑफ द पीरियडिकल एसे, इस पीरियडिकल एसे की, निबंध की, वॉज नॉट समथिंग वेरी सीरियस, तो वो कोई बहुत सीरियस, बहुत गंभीर चीज़ नहीं है, और सोलेम, सोलेम का मतलब भी गंभीर होता है, बट बल्कि समथिंग, कुछ ऐसी चीज़, विच वॉज वेरी लाइट, जो कि बहुत हल्की है, एंड एंटरटेनिंग, और मनोरंजक है। एडिसन एंड स्टील देयरफॉर, इसलिए चोज, उन्होंने चुना, द मैनर्स, यानी कि तौर तरीके, ऑफ पीपल, लोगों के, ऑफ द मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के, एज देयर थीम्स, अपनी विषय वस्तु के रूप में। तो जो मध्यम वर्ग है उसके तौर तरीके इन्होंने एडिसन और स्टील ने चुने अपनी विषय वस्तु के रूप में, क्योंकि देखिए आप अपने समाज में भी देखते हैं कि नैतिकता की जितनी जिम्मेदारी है वो मध्यम वर्ग की है। मध्यम वर्ग जो है वो एक आदर्श वर्ग है एक तरीके से। जो उच्च वर्ग है वो कुछ भी कर सकता है, उस पर बहुत कम कानून चीज़ें लागू होती हैं, वो तो कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसे भी रहते हैं, उनके तौर तरीके ही अलग हैं।
तो नैतिकता की जो कानून हम मध्यम वर्ग वालों पर लागू होते हैं वो हाई सोसाइटी, बहुत हाई फाई सोसाइटी होती है उस पर लागू नहीं होते। या फिर बिल्कुल जो निम्न वर्ग है उसमें भी वो भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से रह सकते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा मॉरलिटी, नैतिकता, धर्म और इन सब चीज़ों का पालन करता है। तो उसी मिडिल क्लास को, उसी मध्यम वर्ग को अपनी विषय वस्तु बनाया है एडिसन और स्टील ने। पर्पस ऑफ द पीरियोडिकल एस्से, पर्पस यानी कि उद्देश्य क्या है इस पीरियोडिकल एस्से का। द पर्पस ऑफ द पीरियोडिकल एस्से, उद्देश्य पीरियोडिकल एस्से का वॉज था टू एंटरटेन, मनोरंजन करना, एज वेल एज साथ ही टू इंस्ट्रक्ट यानी कि शिक्षित करना इट्स रीडर्स, इसके पाठकों को। एडिसन सेड, एडिसन ने कहा था दैट द पर्पस ऑफ द स्पेक्टेटर, के उद्देश्य स्पेक्टेटर का वॉज था टू एनलाइवन मॉरलिटी विद विट। एनलाइवन मतलब कि सजीव करना, मॉरलिटी नैतिकता को, विद विट, विट होती है बुद्धिमानी, तो बुद्धिमानी से नैतिकता को मिलाकर सजीव करना। एंड टू टेम्पर विट विद मॉरलिटी, और विट को यानी बुद्धिमानी को मॉरलिटी नैतिकता के साथ जोड़ना। तो इन दोनों चीज़ों को, नैतिकता और बुद्धिमानी, इन दोनों चीज़ों को आपस में एक दूसरे से जोड़ना स्पेक्टेटर का उद्देश्य था। लाइकवाइज, इसी प्रकार स्टील नोटेड, स्टील ने कहा, जो एडिसन का दोस्त है स्टील, रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन, तो स्टील ने कहा दैट के द पर्पस, उद्देश्य ऑफ द टेटलर, तो टेटलर इसने खुद पब्लिश किया था, तो उसका उद्देश्य था टू एक्सपोज, एक्सपोज मीन्स दिखाना, शो करना, द फॉल्स आर्ट्स ऑफ लाइफ, फॉल्स यानी झूठी, आर्ट्स कलाएं ऑफ लाइफ जीवन की, तो जीवन की जो झूठी कलाएं हैं यानी लोग जो दिखावा करते हैं, हिपोक्रेसी जो होती है, उसको एक्सपोज करना, उसको दिखाना, उसको सामने लाना। टू पुल ऑफ यानी खींचना, द डिस्गाइजेस, डिस्गाइजेस होते हैं मुखौटे, हम लोग क्या करते हैं समाज में कि मुखौटे लगा कर रहते हैं। मुखौटे मतलब कि हम होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, बहुत ईमानदार हैं ऐसा शो करते हैं, जबकि अंदर से क्या होते हैं, बहुत बेईमान होते हैं, और बहुत सिंसियर हैं अपने काम में, तो ये ऐसा दिखा रहे हैं, जबकि होते हैं हम लोग बहुत आलसी। तो ये क्या होते हैं, डिस्गाइजेस कहलाते हैं, मुखौटे कहलाते हैं। तो टेटलर का काम क्या है, उन मुखौटों को खींचकर नीचे उतारना, टू पुल ऑफ द डिस्गाइजेस यानी मुखौटों को खींचना, उतारना। ऑफ कनिंग, वेनिटी एंड अफेक्टेशन, तो ये मुखौटे कैसे कैसे होते हैं, कनिंग चालाकी के, वेनिटी घमंड के, एंड अफेक्टेशन और बनावट के, हिपोक्रेसी के। एंड टू रिकमेंड, और रिकमेंड करना मतलब बढ़ावा देना, सिफारिश करना, बताना लोगों को, एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। और जनरल सिंप्लिसिटी, जनरल सामान्य, सिंप्लिसिटी यानी साधारणता, समानता। और इन आर ड्रेस, हमारे ड्रेस की यानी हमारी पोशाक की, एंड डिस्कोर्स हमारी बातचीत की तरीके की, एंड आर बिहेवियर और हमारे व्यवहार की। तो व्यवहार में एक सिंप्लिसिटी को प्रोत्साहित करना, ये टेटलर का उद्देश्य था। टाइप्स ऑफ पीरियोडिकल एस्से, तो पीरियोडिकल एस्से के कुछ टाइप्स हैं, वो देखिए। देयर आर 6 मेन टाइप्स, 6 मुख्य प्रकार हैं पीरियोडिकल एस्से के। दीज आर एज फॉलोज, वो इस प्रकार हैं। एसेज ऑफ कैरेक्टर्स यानी पात्र जिनमें मुख्य होता है वो एसेज हैं। एडिसन और गोल्ड स्मिथ ने इस प्रकार के एसेज लिखे हैं। एसेज ऑन कंट्री लाइफ, देहाती जीवन पर लिखे गए निबंध, वो एडिसन और डॉक्टर जॉनसन ने लिखे हैं। एसेज ऑन लंदन लाइफ, लंदन के जीवन को आधार बनाकर जो निबंध लिखे गए हैं वो एडिसन, स्टील और गोल्ड स्मिथ ने लिखे हैं। एसेज ऑन फैशंस यानी फैशन के बारे में जो निबंध हैं वो एडिसन लिखे हैं। मॉरल एसेज हैं, नैतिक निबंध, वो एडिसन, स्टील और डॉक्टर जॉनसन, इन तीनों ने लिखे हैं। थिएट्रिकल एसेज हैं, ये एडिसन और डॉक्टर जॉनसन ने लिखे हैं। फिर है ह्यूमर एंड विट, ह्यूमर यानी कि हंसी मजाक, और विट यानी कि बौद्धिकता। द पीरियोडिकल एसेइस्ट एक्सप्लॉइटेड, तो जो पीरियोडिकल निबंधकार थे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया यानी दोहन किया
ह्यूमर, विट, सटायर एंड आयरनी। ह्यूमर यानी कि हास्य व्यंग का, विट यानी कि बुद्धिमत्ता का, सटायर यानी कि व्यंग का, और आयरनी यानी विडंबना होती है, वक्रोक्ति भी बोलते हैं इसको। तो ये इन सब चीज़ों का उन्होंने यूज़ किया अपने एसेज में। टू लाफ, हंसने के लिए, एट द फॉलीज, फॉलीज मूर्खताएं, दुर्गुण, दुर्गुणों पर हंसने के लिए, ऑफ पीपल, लोगों के, एंड दस, और इस प्रकार, टू करेक्ट देम, उनको सही करने के लिए। किसी के अंदर कोई दुर्गुण है और आप उसका ज़रा मजाक बना दीजिए तो वो क्या है, अपने आप को सुधार कर लेता है। लेकिन हमेशा मजाक मत बनाइएगा, कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है, वो आपको दो लगा भी सकता है। तो कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का मजाक बना दिया जाए तो वो अपने आप को सुधार लेता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो मजाक अगर किसी का बनाए तो सोच समझ के बनाइएगा। दीज एसेज वर टॉलरेंट, ये जो निबंधकार थे वो टॉलरेंट यानी कि सहनशील थे, सहिष्णु थे। लाइट हार्टेड, लाइट हार्टेड यानी हल्के हृदय वाले, मतलब कि हंसी मजाक वाले। एंड स्वीट टेम्पर्ड, और अच्छे व्यवहार वाले थे, लाइक चौसर, जैसे कि चौसर था। लैंग्वेज एंड स्टाइल, तो उनकी भाषा और शैली वो किस प्रकार की है। द लैंग्वेज, भाषा, यूज्ड, जो कि प्रयोग की गई है, इन दीज एसेज, इन एसेज में, इन निबंधों में, इज सिंपल, वो साधारण है। कॉलोकियल, बोलचाल की है। चेस्ट, पवित्र है। द स्टाइल, शैली, एडॉप्टेड, जो कि अपनाई गई है, इन दीज एसेज, इन निबंधों में, इज पॉलिश्ड, वो थोड़ी परिष्कृत है। एंड रिफाइंड, रिफाइंड भी वही सुसंस्कृत और परिष्कृत। प्रिसीजन, प्रिसीजन होती है मतलब सटीकता होती है उसमें, और यानी कि एग्जैक्टनेस है। क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता है, क्लियर हैं चीज़ें उसमें। एग्जैक्टनेस, ये भी प्रिसीजन ही होता है। प्रिसीजन मीन्स सटीकता होती है और एग्जैक्टनेस भी सटीकता होती है। आर द डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटीज़, ये डिस्टिंग्विश्ड यानी कि मुख्य, विशेष क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, ऑफ दीज एसेज, इस प्रकार के निबंधों के। लीडिंग पीरियोडिकल एसेस्ट, यानी जो मुख्य पीरियोडिकल निबंधकार हैं। द लीडिंग पीरियोडिकल एसेस्ट, मुख्य पीरियोडिकल निबंधकार ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के आर हैं एडिसन, स्टील, गोल्डस्मिथ एंड सैम्यूल जॉनसन। तो ये मुख्य निबंधकार हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि ये पीरियोडिकल एसे प्रोमिनेंटली जो लिखा गया 18वीं शताब्दी में लिखा गया। ये भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि पीरियोडिकल एसे का राइज एंड डेवलपमेंट, उसका जन्म और विकास कब हुआ, किस शताब्दी में हुआ। तो आपको याद रखना है कि ये 18वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में, जो पहला हाफ है यानी पहले 50 साल हैं, उनमें इसका जन्म और विकास हुआ। द प्रोज राइटर्स यानी गद्य लेखक ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरीज, 19वीं और 20वीं शताब्दी के, फाउंड, उन्होंने पाया, एडिसन्स प्रोज, एडिसन की गद्य को, एज द सेफेस्ट मॉडल, सबसे ज़्यादा सुरक्षित आदर्श, फॉर देम, अपने लिए। डॉक्टर जॉनसन राइटली सेड, डॉक्टर जॉनसन ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है उन्होंने, whosoever, जो कोई भी, विशेष, चाहता है, टू अटेन, प्राप्त करना, एन इंग्लिश स्टाइल, एक अंग्रेजी शैली, फेमिलियर, जो कि परिचित तो हो बट नॉट कोर्स, लेकिन भद्दी ना हो, एंड एलिगेंट, और शानदार तो हो बट नॉट ऑस्टेंटेशियस, लेकिन दिखावटी ना हो। तो अगर कोई ऐसी स्टाइल सीखना चाहता है इंग्लिश लिखने की, तो उसे क्या करना चाहिए, मस्ट गिव, देना चाहिए, हिज डेज एंड नाइट्स, अपने दिन और रात, टू द वॉल्यूम्स ऑफ एडिसन, एडिसन के वॉल्यूम्स को, यानी एडिसन की पुस्तकों को, एडिसन ने जो कुछ भी लिखा है उसको अपने दिन और रात समर्पित कर देने चाहिए, अगर कोई ऐसी स्टाइल इंग्लिश लिखने की प्राप्त करना चाहता है। देखिए, अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए तो अभी तक मैं जितना आपको बता चुकी हूँ इस वीडियो में उतना काफ़ी है, और उतना ही आप लिख देंगे तो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का वो आंसर हो जाएगा।
और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के भी आप आंसर दे पाएंगे क्योंकि जो फैक्ट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो आप इसमें थोड़ा और जोड़ लीजिए, वो देखिए ये चीज़ें आप जोड़ सकते हैं उसमें। कुछ पीरियोडिकल एसेज के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का आंसर देंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, थोड़ा एलेबोरेट होना चाहिए। तो जैसे कुछ एसेज आपके सिलेबस में हैं, उनको पढ़कर उनका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। सर रोजर एट चर्च आपके सिलेबस में है, आगे चलकर आएगा। द मैन इन ब्लैक ये भी आगे आपके सिलेबस में आएगा। तो इन एसेज के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये चीज़ें और ऐड कर सकते हैं आप। सोर्स ऑफ एम्यूज़मेंट, यानी कि ये जो पीरियोडिकल एसेज हैं वो एक स्रोत हैं एम्यूज़मेंट के, यानी कि मनोरंजन के। अ पीरियोडिकल एसे लाइक ऑफ द क्लब, सर रोजर एट चर्च और द मैन इन ब्लैक, यानी कि एक पीरियोडिकल एसे जिनके की एग्जाम्पल्स हैं। देखिए एक ये है ऑफ द क्लब, सर रोजर एट चर्च और मैन इन ब्लैक, बिकम्स अ सोर्स ऑफ एम्यूज़मेंट, ये बन जाते हैं मनोरंजन के स्रोत। फॉर, क्योंकि इट कैन बी एन्जॉयड, इनका आनंद लिया जा सकता है। लाइक अ शॉर्ट स्टोरी, एक लघु कथा के रूप में। विद लाइफ लाइक कैरेक्टर्स, जिसमें कि सजीव पात्र हैं, चरित्र हैं। एंड इंटरेस्टिंग एक्शन, और उसमें रोचक एक्शन भी है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर स्पेक्टेटर, मिस्टर स्पेक्टेटर के अनुसार, यानी जो स्पेक्टेटर जो लेखक है वो अपने आप को मिस्टर स्पेक्टेटर कहता है, अपने आप को स्पेक्टेटर नाम से इंट्रोड्यूस करता है सारे एसेज में, खुद को कहता है कि मैं स्पेक्टेटर हूँ। तो मिस्टर स्पेक्टेटर के अनुसार सर रोजर इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर, सर रोजर पहले और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेंबर हैं, सदस्य हैं ऑफ द क्लब के, स्पेक्टेटर क्लब के। ही इज़ अ जेंटलमैन, वो एक महानुभाव हैं। हुज बिहेवियर, जिनका व्यवहार इज सिंगुलर, सिंगुलर मतलब कि विशेष है, उनका व्यवहार थोड़ा सा अलग है। ही बिलीव्स, वो विश्वास करते हैं। इन गुड, अच्छाई में। एंड एक्ट्स, और काम करते हैं। डिफरेंटली, भिन्न तरीके से। फ्रॉम द ऑर्डिनरी बिहेवियर, साधारण व्यवहार से, उनका व्यवहार साधारण नहीं है, एकदम भिन्न है। ही इज़ नॉट, वो नहीं है। वन ऑफ दोज, उनमें से एक। हु मे बी ड्रिवन बाय अदर्स, जिनको दूसरों के द्वारा ड्राइव किया जा सके, यानी दूसरों के द्वारा अपने हिसाब से चलाया जा सके। ही डज नॉट फॉलो, वो नहीं पालन करते। द वर्ल्ड, संसार का। ब्लाइंडली, अंधे होकर, यानी संसार को वो अंधे होकर उसके फॉलो नहीं करते, अनुकरण नहीं करते वो। इफ़ ही फाइंड्स, अगर वो पाते हैं। एनीथिंग रॉन्ग, किसी चीज़ को गलत। ही गिव्स इट अप इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सल प्रेज, तो वो उसको गिव इट अप, यानी वो उसका त्याग कर देते हैं। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इट्स यूनिवर्सल प्रेज, उसकी सार्वभौमिक प्रशंसा के बावजूद। यानी अगर कोई चीज़ गलत है और सब लोग उसको सही मानते हैं तो वो परवाह नहीं करते दुनिया की कि दुनिया उसको सही मान रही है तो वो भी उसको फॉलो करें, वो उस चीज़ का परित्याग कर देते हैं। कौन? सर रोजर डी कवर्ली। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर। इफ़ ही थिंक्स, अगर वो सोचते हैं। दैट, के अ थिंग इज गुड, कोई चीज़ अच्छी है। ही वेलकम्स दैट, तो वो उस चीज़ का स्वागत करते हैं। इवन इफ द वर्ल्ड इज अगेंस्ट इट, यहाँ तक कि सारी दुनिया उसके खिलाफ हो, है ना। अगर सारी दुनिया भी, इवन इफ, यदि सारी दुनिया भी उसके खिलाफ हो और कोई चीज़ अच्छी है तो जो सर रोजर डी कवर्ली हैं वो उस चीज़ का स्वागत करते हैं। तो ऐसा एक कैरेक्टर हैं सर रोजर डी कवर्ली। इनके तो जोसेफ एडिसन का निबंध जो आपको प्रेस्क्राइब होगा आपके सिलेबस में, या तो सर रोजर एट चर्च बहुत बार प्रेस्क्राइब्ड होता है, या फिर सर रोजर एट होम, ये भी आपके सिलेबस में होता है। तो उसमें आप पाएंगे कि सर रोजर इसी प्रकार का एक कैरेक्टर हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से द मैन इन ब्लैक, ये भी एक ऐसे है, आप पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में आता है अक्सर। इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन, वो एक दयालु हृदय वाला व्यक्ति है। ही हैज़ अ ग्रेट सिंपैथी, उसके अंदर बहुत सहानुभूति है। फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। ही कांट बियर, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। एनीबडी, किसी को भी। सफरिंग, कष्ट उठाते हुए। ही, वो। देयरफॉर, इसीलिए। हेल्प्स, मदद करता है। द ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की। एंड द सेलर, एक नाविक की।
इन स्पाइट ऑफ हिज डिसलाइकिंग, अपनी नापसंदगी के बावजूद, फॉर देम, उनके प्रति। तो जब आप ये निबंध पढ़ेंगे द मैन इन ब्लैक, तो उसमें आप पाएंगे कि वो पसंद नहीं करता इस सेलर को, ओल्ड मैन को, लेकिन फिर भी उनकी मदद करता है। हिज ग्रेट ह्यूमैनिटी, उसकी बड़ी मानवता, इज एक्सपोज, दिखाई देती है, व्हेन ही फेल्स, जब वो असफल होता है, टू हेल्प, मदद करने में, द बेगर वुमन, जो भिखारन महिला है उसकी मदद करने में वो असफल रहता है। हिज एगनी, उसका कष्ट, इज मोर स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड, बहुत ताकतवर तरीके से अभिव्यक्त होता है, इन हिज फेस, उसके चेहरे पर, देन द वुमन्स मिजरी, अगर तुलना की जाए उसकी उस महिला के कष्ट से, इन हर फेस, उसके चेहरे पर, यानी उस जो भिखारन महिला है वो कष्ट में है, उसको मदद की ज़रूरत है, तो उसके चेहरे पर उतना कष्ट नहीं दिखाई देता जितना मैन इन ब्लैक के चेहरे पर दिखाई देता है, क्योंकि वो उस महिला की मदद नहीं कर पाता। ही कंटिन्यूज टू सर्च हिज एम्प्टी पॉकेट्स, वो अपनी खाली जेबों को सर्च करता रहता है, तलाशी लेता रहता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। एट लास्ट, अंत में, ही गिव्स हर, वो उसको दे देता है, द बंडल ऑफ मैचेस, माचिस का बंडल, दैट ही हैड परचेज, जो उसने खरीदा था, फ्रॉम द सेलर, नाविक से, इन अ शिलिंग, 1 शिलिंग देकर। दस, इस प्रकार, द कैरेक्टर, चरित्र, ऑफ द मैन इन ब्लैक, मैन इन ब्लैक का, इज वेरी इम्प्रेसिव, बहुत प्रभावशाली है। सोर्स ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, तो ये जो निबंध हैं वो सामाजिक क्रिटिसिज्म के भी स्रोत हैं, यानी कि सामाजिक समालोचना के भी स्रोत हैं। पीरियोडिकल ऐसे, एक पीरियोडिकल ऐसे एम्स, यानी उसका एम होता है, उसका उद्देश्य होता है, एट सोशल क्रिटिसिज्म, सामाजिक समालोचना, इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्टली सीधे तौर पर, और इनडायरेक्टली यानी कि परोक्ष रूप से, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सर रोजर इज अ फिक्टिशियस कैरेक्टर, सर रोजर एक फिक्टिशियस यानी कि काल्पनिक पात्र हैं, हिज कैरेक्टर, उनका चरित्र, एंड एक्टिविटीज, और उनके क्रियाकलाप, आर मॉडल्ड यानी कि ढाले गए हैं, विद अ व्यू टू यानी उद्देश्य से, टू सोशल क्रिटिसिज्म, सामाजिक समालोचना के, यानी समाज की आलोचना करने के उद्देश्य से उनके इस चरित्र को, उनकी क्रियाकलापों को ढाला गया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सर रोजर इज अ बैचलर, सर रोजर एक बैचलर हैं यानी कि कुंवारे हैं। बिकॉज, क्योंकि, अ विकेड ब्यूटीफुल विडो, एक दुष्ट खूबसूरत विधवा ने, डिड नॉट एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं किया था, हिज लव, उनका प्यार, इट ब्रोक हिज हार्ट, इससे उनका दिल टूट गया। बिफोर दिस डिसअपॉइंटमेंट, इस निराशा के पहले, सर रोजर थे, अ फाइन जेंटलमैन, एक अच्छे जेंटलमैन थे, अटेंडिंग डिनर विद लॉर्ड्स, जो कि डिनर पर जाते थे, विद लॉर्ड्स यानी बड़े बड़े लोगों के साथ डिनर करने जाते थे, संभ्रांत लोगों के साथ डिनर करने जाते थे। वंस ही हैड चैलेंज, एक बार उन्होंने चुनौती दी थी, बुली डॉसन को भी, यानी एक पहलवान को भी उन्होंने चुनौती दी थी। व्हेन ही ट्रीटेड सर रोजर, जब उसने व्यवहार किया सर रोजर के साथ, डिसरेस्पेक्टफुली, असम्मानजनक तरीके से। व्हेन, जब, द विकेड विडो, इस दुष्ट विधवा ने, इल यूज्ड यानी दुरुपयोग किया, हिम, उसका यानी कि सर रोजर के साथ दुर्व्यवहार किया, उनका प्यार स्वीकार नहीं किया। ही टुक अ ईयर एंड अ हाफ, तो उनको 1 और आधा यानी कि 1.5 साल लगा, इन रिकवरिंग, उबरने में, फ्रॉम द शॉक, इस झटके से। हिज हैप्पी नेचर, उनका जो खुशनुमा प्रकृति थी, उनका जो बिहेवियर था, बड़ा हंसी खुशी का, हंसी मजाक का, डोमिनेटेड ग्रीफ, सो ही ग्रू केयरलेस ऑफ हिमसेल्फ, उसने, यानी उनकी जो प्रकृति थी हंसी मजाक की, उसने ग्रीफ को डोमिनेट कर लिया, यानी जो दुख था उस पर नियंत्रण कर लिया, और इस प्रकार ही ग्रू केयरलेस, वो थोड़े से केयरलेस हो गए, यानी कि चिंता फिक्र नहीं करने लगे, बेफिक्र हो गए, ऑफ हिमसेल्फ, अपने प्रति, एंड हिज ड्रेस, और अपने पोशाक के प्रति। ही पुट ऑन अ कोट एंड अ डबलेट, तो वो एक कोट और एक डबलेट, वो ड्रेस होती है, पोशाक होती है, उसको, ऑफ द सेम कट, एक ही तरीके की, विदाउट केयरिंग,
बिना परवाह किए फॉर चेंजिंग स्टाइल्स, बदलते हुए स्टाइल के, यानी फैशन आते गए जाते गए, लेकिन उन्होंने अपना फैशन, अपना तरीका, अपना ड्रेस नहीं बदली, वो एक ही तरीके की ड्रेस पहनते रहे। इट इज़ अ कोट एंड डबलेट ऑफ द सेम कट, इट इज़ अ फैक्ट, ये एक तथ्य है, दैट के द सेम स्टाइल, एक ही स्टाइल हैज़ बीन इन एंड आउट, यानी आती है और जाती है 12 टाइम्स, 12 बार, सिंस ही वोर इट, जब से उन्होंने इसे पहना है, यानी वो जो ड्रेस पहन रहे हैं उसका फैशन 12 बार आ चुका है और जा चुका है, लेकिन इस बीच उन्होंने अपना स्टाइल एक बार भी नहीं बदला, वो इतने केयरलेस हो गए हैं अपनी ड्रेस के प्रति। हियर, यहाँ पर, थ्रू सर रोजर के माध्यम से, द कंटेम्परेरी सोसाइटी, समकालीन समाज, इज एक्सपोज्ड, वो प्रदर्शित हुआ है, दैट के ब्यूटीफुल विडोज, खूबसूरत विधवाएं, विश चाहती हैं, टू लीड अ फ्री लाइफ, एक आज़ाद जीवन जीना, एंजॉइंग देमसेल्व्स, अपना आनंद लेते हुए, इन द कंपनी ऑफ मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों के साथ में, दे इग्नोर, वो उपेक्षा करती हैं, सिंसियर लव, यानी सच्चे प्रेम का, ऑफ अ जेंटलमैन, एक महानुभाव का, लाइक सर रोजर, जैसे कि सर रोजर हैं, तो सर रोजर जैसे महानुभाव के प्रेम को वो उपेक्षित करती हैं। फाइन जेंटलमैन अटेंड डिनर विद लॉर्ड्स, जो अच्छे जेंटलमैन हैं, महानुभाव हैं, वो डिनर पर जाते हैं विद लॉर्ड्स, बड़े बड़े लोगों के साथ। जेंटलनेस डज नॉट मीन, जेंटलनेस का मतलब ये नहीं होता, सज्जनता का मतलब ये नहीं होता कि वो कवर्डिस हो, यानी कि डरपोकपना हो, कायरपना हो। फॉर, क्योंकि सर रोजर किक्स, सर रोजर लात मारते हैं बुली डॉसन को, बुली डॉसन जो कि एक पहलवान है उसको सर रोजर लात मारते हैं, तो वो एक सज्जन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक कवर्ड हैं, वो एक डरपोक हैं, कायर हैं। इट इज़ सजेस्टेड, ये बताया गया है, हाउ, कैसे, यंग पीपल, युवा लोग, रुइन, बर्बाद कर लेते हैं, देयर लाइव्स, अपना जीवन, ऑन बीइंग रिजेक्टेड, जब उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है, बाय विकेड ब्यूटीफुल वीमेन, दुष्ट खूबसूरत महिलाओं के द्वारा। तो ये तो समाज में आज भी होता है कि जब किसी की गर्लफ्रेंड ठुकरा देती है, या किसी को लड़के चाहते हैं और वो ठुकरा देती है, तो वो अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो ये उस वक्त भी था, आज भी होता है, ऐसा होता है। तो इस बात पे एक कटाक्ष किया गया है इन एसेज में, राइटर ने, लेखक ने इस बात को दिखाया है, इस बात पर कटाक्ष किया है, इसको क्रिटिसाइज किया, इसकी आलोचना की है कि कितने बेवकूफ़ होते हैं वो लड़के जो अपना लाइफ बर्बाद कर लेते हैं ऐसी महिलाओं के लिए। देयर इज़ अ सटायर, इसमें एक व्यंग है, ऑन फास्ट चेंजिंग फैशंस, तेज़ी से बदलने वाले फैशन पर भी, क्योंकि फैशन आप देखते हैं कितनी तेज़ी से बदलते हैं, अभी किसी चीज़ का फैशन है फिर वो चेंज हो गया, तो इन पर भी एक कटाक्ष है। फॉर, अल्टीमेटली, क्योंकि अंततः, दे रिजल्ट, उनका परिणाम होता है, इन रिपीटिशन, यानी फिर से वो रिपीट होते हैं, ऑफ स्टाइल, जो तरीका है, यानी जैसे इसमें बताया ना कि 12 बार उसका फैशन आया और चला गया, तो जितने भी फैशन हैं वो आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों का फैशन आ जाता है, फिर चला जाता है। तो इस पर भी एक ये सटायर है, व्यंग है इन निबंधों में। लाइकवाइज, इसी प्रकार, गोल्ड स्मिथ पासेस सटायर, ओलिवर गोल्ड स्मिथ है, वो भी व्यंग करता है, ऑन द मैन इन ब्लैक्स, मैन इन ब्लैक की वॉन्ट मीन्स कमी, ऑफ विजडम, बुद्धिमानी की। तो मैन इन ब्लैक के अंदर एक बुद्धिमानी की कमी है, उस पर एक तरीके से सटायर है। द मैन इन ब्लैक सफ़र्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, तो जो मैन इन ब्लैक है वो सफ़र्स, यानी कि उसके अंदर है सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, एक उदात्तता का भाव है, एक श्रेष्ठता का भाव है। हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, तो सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी उसके अंदर भी है। ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को मानता है, एज अ वंडरफुल एग्जाम्पल, तो आश्चर्यजनक उदाहरण, ऑफ विजडम, बुद्धिमानी का, वो अपने आप को मानता है एक बुद्धिमानी का आश्चर्यजनक उदाहरण। जो मैन इन ब्लैक है वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है।
ही क्लेम्स, वो दावा करता है, दैट के ही कैन डिटेक्ट, वो पहचान सकता है, इफ द बेगर इज रियल और नॉट, के जो भिखारी है वो वास्तविक है या नहीं। इट इज़ एक्सपोज्ड, ये साबित हो जाता है, विद इन नो टाइम, बहुत जल्दी ही, यानी बिल्कुल भी समय नहीं लगता, उससे पहले ये साबित हो जाता है, दैट के द मैन इन ब्लैक्स कॉम्प्लेक्स, ये मैन इन ब्लैक का जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो अपने आप को सुपीरियर मानने की जो भावना है, हालांकि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कोई टर्म है नहीं, हम लोग कहते तो हैं कि उसके अंदर बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जो कॉम्प्लेक्स है साइकोलॉजी में वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टर्म है, ना कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो हमने खुद बना लिया है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अपोजिट हमने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम का टर्म बना लिया है, जबकि वास्तव में ऐसा वो है नहीं साइकोलॉजी में। तो जो मैन इन ब्लैक है उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, यानी अपने आप को सुपीरियर मानने का, वो खोखला साबित हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है बहुत जल्दी ही, कि उसका ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसलेस है, यानी कि आधारहीन है। इन रियलिटी, वास्तव में, ही इज़ फुलिश, वो एक बेवकूफ़ है। ही फेल्स टू नो, वो ये जानने में असफल रहता है, दैट के द ओल्ड मैन इज़ अ चीट, जो बूढ़ा आदमी है वो धोखेबाज है। अक्सर भिखारी लोग जो होते हैं वो धोखेबाज होते हैं, अच्छा खासा वो काम कर सकते हैं लेकिन फिर भी भीख मांगते हैं। ही इज़ टेलिंग फॉल्स स्टोरीज, वो सुना रहा है झूठी कहानियाँ, ऑफ हिज डाइंग वाइफ, अपनी मरती हुई पत्नी की, एंड हंग्री चिल्ड्रन, और और भूखे बच्चों की। द सेलर, जो नाविक है, टू, वो भी चीट्स हिम, उसको धोखा देता है, बाय स्पीकिंग, बोलकर, इन एन एंग्री टोन, एक गुस्से से भरी आवाज में। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, व्हेन, जब, अ रियल बेगर, एक वास्तविक भिखारी, कम्स बिफोर हिम, उसके पास आता है, यानी कि वो जो वुमन है, जो महिला है, वो वास्तविक भिखारी है, और वो जब उसके पास आती है, ही हैज़ नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं होता, टू हेल्प हर, उसकी मदद करने का। तो ये जो सब बातें चल रही हैं ये आपकी समझ में तब आएंगी जब आपने ये वाला निबंध पढ़ा हो, तो ये उस निबंध से रिलेटेड चीज़ें हैं। नोबल पर्पस ऑफ सोशल रिफॉर्म, नोबल यानी श्रेष्ठ, पर्पस उद्देश्य, ऑफ सोशल रिफॉर्म सामाजिक सुधार का। पीरियोडिकल एसेज, ये जो पीरियोडिकल निबंध हैं वह रिटन लिखे गए थे विद द पर्पस, उद्देश्य से, ऑफ सोशल रिफॉर्म सामाजिक सुधार के। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एडिसन शोज, एडिसन दिखाता है, हाउ, कैसे, सर रोजर इंट्रोड्यूस, सर रोजर लाते हैं, रिफॉर्म्स, सुधार, इन हिज विलेज, अपने गांव में, इन द स्टाइल, एक तरीके से, सुइटेबल, जो कि उपयुक्त है, टू अनसिविलाइज्ड विलेजर्स, असभ्य ग्रामीणों के लिए। अकॉर्डिंग टू एडिसन, एडिसन के अनुसार, सर रोजर कीप्स, सर रोजर रखते हैं, ऑल विलेजर्स, सभी गांववासियों को, इन वेरी गुड ऑर्डर, बहुत अच्छे तरीके से, इन चर्च, चर्च में, टू मेक देम इंटरेस्टेड इन प्रेयर, उनको प्रार्थना में रुचि दिलाने के लिए, सर रोजर यूजेस, सर रोजर प्रयोग करते हैं, सम प्रैक्टिकल डिवाइसेस, कुछ प्रैक्टिकल तरीके, ड्यूरिंग प्रेयर, प्रार्थना के समय, क्योंकि हम देखते हैं कि पूजा प्रार्थना इनमें लोगों की रुचि कम होती है, तो उनकी रुचि को पैदा करने के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि सर रोजर प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही लेंथेंस, वो लंबा खींच देते हैं, लेंथेंस आउट अ लाइन ऑफ द प्रेयर, प्रार्थना की एक पंक्ति को, एंड फिनिशेज इट, और उसको ख़त्म करते हैं, हाफ अ मिनट, आधा मिनट, आफ्टर, बाद में, द रेस्ट ऑफ द वर्शिपर्स, बाकी पूजा करने वालों के, यानी बाकी पूजा करने वाले पहले ख़त्म कर देते हैं प्रार्थना, और सर रोजर एक लाइन को आधा मिनट बाद तक खींचते चले जाते हैं। ये वाला जो चैप्टर है, सर रोजर एट चर्च, मैंने पढ़ाया हुआ है, इसका एक वीडियो भी है, आप देख लीजिएगा। अगर आप इस एसेज को पढ़ना चाहते हैं, इन एसेज को, तो आप उसको देख सकते हैं, और उसमें आप ये देखेंगे कि किस तरीके से वो आधा मिनट पीछे खींचते हैं उसको, लाइन को। यूजिंग दिस डिवाइस, इस तरीके को प्रयोग करके, ही पॉइंट्स आउट, वो दिखाते हैं, टू विलेजर्स, गांव वालों को, दैट, के ही इज टेकिंग पार्ट, वो भाग ले रहे हैं, इन सिंगिंग, गाने में, साम्स, भजन को, साम धार्मिक गीत होते हैं, भजन, तो उनको गाने में वो भाग ले रहे हैं। सो दे टू, इसलिए उनको भी,
शुड सिंग गाना चाहिए, प्रेयर प्रार्थना। समटाइम्स कभी कभी ही प्रोनाउंसेस वो उच्चारण करते हैं आमीन, आमीन शब्द का 3 और 4 टाइम्स, 3 या 4 बार। तो आमीन शब्द एक बार बोला जाता है प्रार्थना के बाद, लेकिन वो 3 या 4 बार बोलते हैं टू शो दिखाने के लिए दैट के ही इज पेइंग फुल अटेंशन, वो पूरा ध्यान दे रहे हैं टू द डिवोशन प्रार्थना पर। ऑल्दो हालांकि दिस ऑड बिहेवियर ये अजीब सा व्यवहार लुक्स ऑकवर्ड, ऑकवर्ड दिखता है, बुरा दिखता है, भद्दा दिखता है। इट मेक्स ये डालता है अ गुड इम्पैक्ट एक अच्छा प्रभाव ऑन विलेजर्स गांव वालों पर। तो आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अगर लिख रहे हैं तो इतना और उसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपका लॉन्ग आंसर भी तैयार हो जाएगा पीरियोडिकल एस्से पर। और इसके साथ ही ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।